सो फाइनली स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता का आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 1 और 2 और 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ इस लेसन का लास्ट पार्ट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, बट आपका बेनिफिट इस चीज में ये है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से इस लेसन से रिलेटेड समझ आ जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में मैंने आपके साथ लास्ट टॉपिक जो था वो ये डिस्कस किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके पास कुछ चीजें ऐसी नहीं होती थी जिस कारण वह बाहर के क्षेत्रों से आयात करते थे, यानी उन्हें खरीदते थे, तो इसलिए वह दूर के क्षेत्रों से भी संपर्क बनाए रखते थे। और जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट वो ये था कि मोहरे लिपि और बाट यानी कि सील, स्क्रिप्ट एंड वेट। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको इस पार्ट में पढ़ाना था, तो हम यहीं से अपना टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। आइए जानते हैं मोहरों के बारे में, लिपियों के बारे में और बाट के बारे में। आइए फिर बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक मोहरे और मुद्रांकन यानी कि सील एंड सेलिंग्स के बारे में। देखिए मोहरे क्या होती है, अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो वो एक चीज जो कि किसी चीज पे क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है और वह एक पहचान बन जाती है। बेस्ट एग्जांपल जैसे करेंसी नोट पे यानी इंडियन करेंसी नोट पे गांधी जी की फोटो क्या है, प्रिंटेड है, और वो क्या है, हमारी पहचान है इंडियन करेंसी की। ठीक है, तो मोहरे उस समय भी काम आती थी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और क्या करने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था। देखिए मोहरे और मुद्रांकन का जो प्रयोग होता था वो लंबी दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंस के संपर्क को आसान बनाने के लिए किया जाता था। कैसे, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं इस चीज को। देखिए एक सामान से भरा थैला है जो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे भेजना है, ठीक है, तो क्या होता था कि उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं उसके मुख को क्या करते थे, मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उसके मुख को यानी माउथ को थोड़ी सी गीली मिट्टी से जमाकर उस पर मोहर को प्रेस कर दिया जाता था यानी कि दबा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी, यानी वो क्या हो जाती है, प्रिंटेड तरीके से छप जाया करती थी। इसके बाद क्या होता था, यदि थैले अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंचने से पहले उस पर बनी मोहरों के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इसका यह अर्थ माना जाता था कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कितना इजी सा तरीका था समझने के लिए। और इससे यह फायदा भी होता था कि जो मुद्रांकन होता था उससे क्या पता चलता था, जो प्रेषक है उसका भी हम पता लगा सकते थे। प्रेषक यानी कि जो सेंडर है जिसके द्वारा ये चीज भेजी गई है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम बात करते हैं लिपियों के बारे में। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एक रहस्यमय लिपि थी, इसका क्या रीजन था आइए जानते हैं। देखिए हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी और इसमें जो चिन्ह थे उनकी जो संख्या थी अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग 375 से 400 के बीच हुआ करती थी। और ये कैसे लिखी जाती थी, ये राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर क्या था, चौड़ा अंतराल था, यानी जो गैप था ना वो काफी चौड़ा था, और बाईं ओर यानी कि जो लेफ्ट साइड था वो काफी संकुचित था। संकुचित माने छोटा कह लो या फिर नैरो हुआ करता था। और जिससे ये पता लगता था कि जो उत्कीर्ण करता है यानी कि जो राइटर है, जो लिख रहा है, वह दाएं से लिखना शुरू करता था और बाद में बाईं ओर जो स्थान था वो कम पड़ जाया करता था। तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। और रीजन ये कहा जाता है कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो रहस्य में इसलिए कही जाती थी क्योंकि इसका रीजन ये था कि जो चिन्ह थे हड़प्पा सभ्यता के वो इतने कठिन है कि जो पुरातात्विक है उन्हें समझने में काफी कठिनाइयां फील होती है। इस कारण ये लिपि जो वो रहस्य में रह गई है। आगे हम पढ़ते हैं बाट के बारे में यानी वेट्स के बारे में। तो देखिए बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता है। चर्ट नामक पत्थर वो होता है जैसे एक तरीके से जो सेंडिमेंटरी रॉक्स होती है यानी कि अवसादी शैल जिसे कहते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शैल के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती है टूट फूट कर एक जगह जमा हो जाती है, फिर उससे क्या बनता है, अवसाद बनता है जिसे हम सेंडिमेंट्री कहते हैं। तो जो बाट था वो चर्ट नामक पत्थर से ही बनाया जाता था। छोटे बाटों का जो प्रयोग हुआ करता था वो मनकों को तौलने के लिए किया जाता था और धातु से बने तराजू के पल्लड़ भी यहाँ पे पुरातात्विकों को प्राप्त हुए। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहरे, लिपि और बाट के बारे में। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका एक प्रेजेंट एग्जांपल ये है कि जैसे आज हम अपना ये जानते हैं कि जो हमारे राज्य में शासन करता है वह मुख्यमंत्री कौन है, जो हमारे देश पे शासन कर रहा है वह प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है काफी क्या है,
नॉन तरीके से मानी जाती है, सबको पता रहता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो क्या है, पुरातात्विकों को इस बात में स्पष्टीकरण साफ नहीं मिले हैं कि हड़प्पा समाज में शासन जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी। इसके बीच में क्या है, मतभेद बने हुए हैं। आइए जानते हैं उसी के बारे में कि पुरातात्विकों को क्या क्या चीजें मिली और उन्होंने इस शासन व्यवस्था को लेके, हड़प्पाई शासन व्यवस्था को लेके क्या क्या तर्क दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसाद और शासक के बारे में। तो प्रसाद यानी कि एक जगह यानी कि पैलेसेस, ठीक है, और शासक यानी किंग होते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, या यूं कहा जाए नाम दिया गया है, परंतु इससे संबंधित कोई और भव्य वस्तु मिली ही नहीं पुरातात्विकों को। एक पत्थर की मूर्ति है जो कि पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है, और यह जो नाम है वो आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुरातात्विक थे वह मेसोपोटामिया के इतिहास, मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान समय में जिसका नाम इराक है, खाड़ी देश जो है, ठीक है, तो मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से क्या थे, नॉन थे, यानी कि अच्छे तरीके से परिचित हुआ करते थे। और पुरातात्विकों के बीच में किस बात को लेकर तर्क दिया गया, तो देखिए कुछ पुरातात्विक ये मानते हैं कि हड़प्पा जो समाज था वहां पे कोई शासक ही नहीं था, यानी कि वहां पे जो स्थिति थी सबकी सामान्य मानी जाती थी, यानी इक्वल मानी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरातात्विक ये मानते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे शासक हुआ करते थे, यानी कि बहुत सारे किंग थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, और कुछ क्या तर्क देते हैं, वो ये कहते हैं कि यह जो है वो एक राज्य हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पे पुरातात्विक वस्तुओं में समानताएं मिली है, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के आकार एक निश्चित अनुपात के मिले हैं, और बस्तियों से कच्चे माल के स्रोत भी स्पष्ट हुए हैं। तो इस आधार पर वह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था, और इन कारण से उन्होंने इस बात के ऊपर अपना तर्क रखा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शासन था उसके जो स्पष्टीकरण है अभी तक सही नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी जो पुरातात्विक है उनके अंदर हमें इतने सारे मतभेद देखने को मिले, जो जानकारी हमें इस प्रकार प्रदान की जा रही है। आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, जो मैंने आपको 3 पार्ट कराया, पार्ट 1, सेकंड और थर्ड, तो उसके अंदर मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में बताया, थोड़ा सामाजिक जीवन के बारे में बताया। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन को लेके कि उनकी क्या मान्यता थी उनके धार्मिक जीवन को लेके। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जो ज्यादातर जानकारी मिली है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिली है, इस बात में कोई दुराई भी नहीं है। और इन स्रोतों में क्या क्या मिला है ज्यादातर, जैसे मूर्तियां होगी, मोहरें होगी यानी जो स्टैंप होती है, मृत भांड हो गया जिसे हम बर्तन कहते हैं, पत्थर हो गया, कब्रिस्तान हो गया, और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें। तो देखिए सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी किसी मंदिर के एविडेंस नहीं मिले, अगर मिले होते तो आज भी उसकी चर्चा जरूर होती। ठीक है, आगे बात क्या हो रही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भारी मात्रा में मरण मूर्तियों में से एक स्त्री मूर्ति भी मिली है, जो कि एक गर्भ से बंधा उसके अंदर पौधा दिखाया गया। और इससे क्या परिणाम निकला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आगे क्या पता चलता है हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में कि अधिक मात्रा में यहाँ से ताबीज जो हम गले पे, हाथों पर, पैरों पर बांधते हैं, ये भी प्राप्त हुआ है। और इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वह भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में भी विश्वास किया करते थे। एक खास बात यह है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुखिया वाला एक पुरुष ध्यान करती हुई मुद्रा में मिला है। उसमें क्या है कि उसके सिर पे 3 सिंह है, जैसे उसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट जो साइड है एक गेंड और एक भैंसा है, और दाईं ओर यानी जो राइट साइड है वो एक हाथी और एक वृक्ष है, यानी कि सिंह जिसे हम शेर कहते हैं, और एक हिरन भी मिला है। तो इस चित्र से क्या प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में की जाती थी। और क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा भी प्रचलन में थी, यानी फेमस हुआ करती थी। तो यहाँ पर कई पशु जो सील होती हैं यानी जो मोहर होते हैं उस पर छपे मिले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो महत्व है वो है कुबड़ वाला सांड। तो कुबड़ वाला सांड आज भी जब ऐसा सांड है जब गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं, क्योंकि ये प्रतीक माना जाता है उस समय का। और इसके बाद क्या कहा गया कि अग्नि पूजा का प्रचलन भी यहाँ पे प्रमाण देखने को मिले सभ्यता से, जैसे उदाहरण के तौर पे लोथल यानी कहाँ पर है, गुजरात में, और कालीबंगा यानी कि राजस्थान में। यहाँ पे हवन कुंड और यज्ञों के साक्ष्य अग्नि पूजा की ओर क्या करते हैं, संकेत देते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन था वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था।
आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी कि द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। आप इसे अंत कह सकते हो, नष्टीकरण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या रीजन थे। तो रीजन जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि इन रीजनों के अंदर जो इतिहासकार हैं उन्होंने सिर्फ अपनी राय दी है, कोई इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह किस कारण हुआ। तो सभी ने क्या रखा है, अपने अपनी विचार रखे हैं, और कुछ ऐसे विचार है जो कि काफी और ये संकेत करते हैं कि इसी कारण हुआ होगा। तो ठीक है, एक्चुअल में ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन हमें इन्हीं का सोर्स लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि जो जो विचारक है उन्होंने क्या क्या कहा है और इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस है वो है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई थी। ये किसने कहा है? एम.आर. साहनी ने। तो देखिए, ऐसा माना जाता है जो इतनी एक नियोजित व्यवस्था थी, वहां पे बाढ़ आ जाने की वजह से ये जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से नष्ट होगी। तो ये काफी ज्यादा पुख्ता सबूत माना जाता है। उसके बाद जैसे पैंडेमिक का आ जाना, यानी महामारी का आ जाना, ये केवी और कैनेडी द्वारा कहा गया विचार। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सभ्यता के अंदर महामारी फैल गई जिसके कारण ऐसे बहुत जनों की जाने चली गई और कुछ जने वहां से छोड़ के चले गए। तो इस कारण इतनी प्यारी सभ्यता जो थी वह नष्ट होगी। और कुछ ये मानते हैं कि यहाँ पे भूकंप आ गया, तो भूकंप के आने से भी क्या होता है, जो व्यवस्था होती है तिरमिरा जाती है। और सबसे बड़ा रीजन है कि ये भी माना जाता है कि जो आर्य थे उनके द्वारा इस सभ्यता पे क्या आक्रमण कर दिया गया। और ये विचार जो थे वो स्टुअर्ट के, पिंगॉट के, गॉड चाइल्ड के थे। तो ये काफी फेमस वाला विचार है। तो ये भी माना जाता है कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का पतन कर दिया गया। और उसके बाद क्या कहा गया कि जो सार्वजनिक ढांचा था वहां पे बिखराव हो गया, यानी कि जो व्यवस्था थी वहां की वो पूरी तरीके से चिरमिरा गई। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जैसे कि होता है ना कि ज्यादा आंधी आ जाना या फिर सूखा पड़ जाना, या ऐसे ऐसे जलवायु परिवर्तन के कारण माने जाते हैं। तो एक ये भी कहा जाता है, ये ए.एन. घोष द्वारा कहा गया है। और उसके बाद क्या है कि नदियों का जो जल मार्गों में बदल जाना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहां पे जो नदियां थी वो जल मार्गों में बदल गई, जिसके कारण इसकी पहचान ही पूरी तरीके से खो गई। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के पतन में माना जाता है। और उसके बाद ज्यादा वनों की कटाई, जिसके कारण जो था पर्यावरण था पूरी तरह नष्ट हो गया, और इसका सीधा असर सभ्यता पे देखने को मिला, जो भी नष्टीकरण की ओर चलती गई। और सबसे बड़ा एक रीजन ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शासन व्यवस्था थी तो वहां की आर्थिक और राजनीतिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिला। तो यानी कि वहां पे कुशासन फैल गया, जिसके कारण ये सभ्यता क्या थी, पूरी तरीके से नष्ट हो गया, यानी इसका पतन हो गया, अंत हो गया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के माने जाते हैं। एग्जाम में आपसे चाहे कितने भी मार्क्स का पूछा जाए, आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट डाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ज्यादा पॉइंट लिख दिए, और आप ही के सपोर्ट के लिए कुछ नाम भी ऐसे डाल दिए इतिहासकारों के जिन्होंने ये विचार प्रदान किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अब अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम जानते हैं इस लेसन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सर्च किए जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है कनिंघम का भ्रम। तो देखिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कनिंघम के बारे में। तो कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जन्म भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया इस बारे में। तो कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन, तो पुरातात्विक खनन यानी खुदाई का काम आरंभ किया। और ये क्या था, ये लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद किया करते थे, यानी कि इनके पास जो एविडेंस आते थे अगर वो लिखित में होते हैं तो इन्हें ज्यादा पसंद थे। ठीक है, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। वृत्तांत क्या होता है? तो वृत्तांत वो होता है जो बाहर से यात्री किसी देश में आते हैं तो उसके बारे में चीजें लिखा करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत के अंदर अल-बिरूनी भी आया था, ठीक है, इब्न बतूता भी आया था। तो उन सब ने भारत के बारे में अपने वृत्तांत लिखे हैं, जो इतिहास का इन्हें पढ़ के हमारे सामने यानी कि टेक्स्ट बुकों में प्रस्तुत करते हैं। तो समझ चुके होंगे वृत्तांतों के बारे में आप। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन का संग्रह, प्रलेखन और ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद भी किया है। आगे क्या बात की जा रही है कि हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो कि चीनी तीर्थ यात्रियों की यात्रा के कार्यक्रम के हिस्सा नहीं थे
और जो कि एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, तो कनिंघम की खोज के ढांचे में वह उपयुक्त नहीं बैठता था। तो इसलिए हड़प्पा पुरावस्तुएं जो थी वो 19वीं शताब्दी में कभी कभार मिला करती थी, और इनमें से जो कुछ थी वह कनिंघम के तक भी पहुंची थी, बट वह फिर भी नहीं समझ पाए कि ये जो पुरावस्तुएं थी वो कितनी प्राचीन हुआ करती थी। अब इस चीज से आपका ये पता चल जाएगा, जो कनिंघम का भ्रम था यानी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा की मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे बस एक कालखंड में रख दिया, जैसे बच्चे भी करते हैं। क्या करते हैं, जब होमवर्क मिलता है तब नहीं करते, जब सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं कि मार पिटने वाली है तभी करते हैं। तो इसी तरह कनिंघम ने भी काफ़ी हल्के में ले लिया उस चीज़ को। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई लोगों की तरह कनिंघम का भी मानना था कि भारतीय इतिहास का जो शुरुआत है यानी जो प्रारंभ है वो गंगा की घाटी से पहले वाले शहरों के साथ हुआ है। तो इस कारण उन्होंने उस मोहर पे ध्यान दिया ही नहीं ज्यादा। इस कारण हड़प्पा सभ्यता के महत्व देने को समझने से क्या कर गए, चूक गए। तो इस प्रकार क्या था कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में भारतीय पुरातात्विक के जनरल डायरेक्टर, जिनका नाम जॉन मार्शल था, उनके नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, और अगले साल ही 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो, जो कि एक नियोजित शहर कहलाया गया, उसकी खोज की गई थी। और 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था कनिंघम का भ्रम। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आइए एक बार क्विक रिकैप अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि हमने जो इस लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड करके पूरा करवाया है, हमने हर एक पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को क्लियर किया था। तो देखिए, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता की जानकारी शुरुआत से और उसकी खोज किस प्रकार हुई थी, किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। पार्ट 2 पर जब हम आए थे, जो कि 20 मिनट का था, तो उसके अंदर हमने हड़प्पा पूरा स्थलों के बारे में जाना था, और सबसे एक नियोजित शहर जो कि हड़प्पा का वो था मोहनजोदड़ो, जिसके अंदर हमने दुर्ग, निचला शहर, जल निकासी, गृह स्थापत्य कला, इन सभी के बारे में जाना था। और जो लास्ट वीडियो में मैंने इस लेसन का पार्ट 3 कराया था, तो उसके अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सामाजिक आर्थिक जीवन था लोगों का, यानी व्यापार किस प्रकार से करते थे, जाना था। और आज के इस वीडियो में जो पार्ट 4 था, इस लेसन का लास्ट पार्ट, उसके अंदर हमने ईंट, मन के बाट, मोहरे और हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन और साथ ही कनिंघम का भ्रम के बारे में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां पूरी तरीके से अब कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस लेसन के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो पार्ट 1 और 2 के मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, और 3rd और 4th पार्ट के भी मैं अभी डाल दूंगा। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पर आपको सारे नोट्स मिला करेंगे और अपडेट्स भी मिलती है सीबीएसई की, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे इस चैनल पर। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा अब आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।